हेलो फ्रेंड्स, लेविन जोशी स्टो चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार किसी व्यक्ति के जीवन में अगर राजयोग कारक की महादशा आ जाती है तो वो किस प्रकार से व्यक्ति राइज हो सकता है, जिंदगी के अंदर उन्नति कर सकता है। देखिए, जब पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया कि केंद्राधिपति का योग त्रिकोण के साथ में हो जाए, त्रिकोणेश के साथ में, तो राजयोग बनता है। जैसे उदाहरण के लिए एक कुंडली आपके सामने पेश करता हूँ। ये कुंडली एक जातक है, इनका जन्म 12 अक्टूबर 2011 को है और 1:50 पे है। दोपहर का समय, जयपुर का जन्म है। नाम डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। इनकी कुंडली जो आप देखिए, यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, यह लगन है। 10 नंबर मकर लगन कहते हैं इसे। इस राशि का मालिक होता है शनि। फिर 12 नंबर मीन राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है। रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में इनका जन्म है। रेवती नक्षत्र के अंतिम, रेवती नक्षत्र जो है उसमें जो जातक जन्मते हैं, बुध की महादशा शुरू होती है। इस जातक जिस समय ये जन्मे, इनकी बुध की महादशा थी और बुध की महादशा के बाद में केतु की महादशा आती है। वर्तमान में इनके शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा जो चल रही है उन पे हम विचार करेंगे। पहले अपन कुंडली की एनालाइज करें तो देखते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में बृहस्पति का बैठना शुभ माना गया है। बृहस्पति द्वादशेश जो 12वें घर के मालिक होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। द्वादशेश क्या है? द्वादशेश मोक्ष भाव कहते हैं, शयन भाव भी कहते हैं। एक्चुअल के अंदर 4, 8 और 12 ये मोक्ष भाव कहलाते हैं। तो यहाँ पर वैसे जातक जो है, इनकी प्रवृत्ति अच्छी होती है। ये लड़के जो हैं इनके शांत प्रवृत्ति रहेगी। लेकिन यहाँ पर अपन देखते हैं केतु 5वें घर में आए। केतु 5वें घर में आए, शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। तो जब भी केतु का दशा या महादशा आएगी तो ये शुक्र के हिसाब से फल देंगे। मंगल इनका 4 नंबर में बैठा हुआ है, 7वें घर में। लाइफ पार्टनर का घर होता है 7वां। यहाँ पर मंगल का बैठना जातक में मांगलिक दोष उत्पन्न करता है और ये मंगल है भी नीच राशि में। इसलिए जब भी शादी होगी तो इनको मांगलिक कन्या से विवाह करना पड़ेगा और स्वभाव के अंदर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। शादी के वर्षों के अंदर भी इनकी जो लाइफ पार्टनर आएगा उनकी भी क्या है कि हो सकता है बुद्धि थोड़ी सी तेज हो या गर्म मिजाज हो, लेकिन अच्छे खानदान की होगी, निश्चित रूप से बात है। 8वें घर का मालिक सूर्य है और 6 नंबर के अंदर बैठे हुए हैं सूर्य और उसके साथ में बैठे हुए शनि। सूर्य शनि की युक्ति है। विद्वानों ने कहा है कि सूर्य और शनि की जो युक्ति होती है वो कोई ज़्यादा खराब नहीं करती, थोड़ा सा दोष उत्पन्न करती है कि पिता पुत्र के अंदर आपस में सामंजस्य कम बैठता है। जब ये जातक बड़े होंगे तब इनकी अपने पिता से डिस्कॉर्डेंसी रहेगी। अब यहाँ से शुरू होते हैं कि जो 10वां घर है, जिसको अपन कर्म भाव भी कहते हैं, राज्य स्थान और बिजनेस स्थान भी कहा जाता है। यहाँ पर बुध और शुक्र की युक्ति बनी हुई है। इस युक्ति पर विचार करना है। ये युक्ति राजयोग कारक है। कैसे है कि बुध 9वें घर का मालिक हो गया। 9वें घर में कन्या राशि है, जिनका मालिक कौन हुआ? बुध हुआ। और 9वां घर कहलाता है त्रिकोण भाव। और शुक्र अपने आप में क्या है? 10वें घर के अधिपति है, तुला राशि है 7 नंबर की, और 5 नंबर की भी वृष राशि है, इनका अधिपति शुक्र है, और 10 नंबर की राशि का अधिपति शुक्र है। कृपया ध्यान दें कि अकेला शुक्र भी 10वें घर के अंदर बैठ जाता तो भी ये राजयोग कारक है। अकेला ग्रह अगर एक भी ग्रह त्रिकोण भाव का और केंद्र भाव का स्वामी होकर के केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए तो राजयोग कारक होता है। और लक की बात यह है कि इनके भी वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है। जो शुक्र की महादशा चल रही है, इस समय इन जातक की जो पढ़ाई का स्तर होगा वो निश्चित रूप से बढ़िया होगा। इनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी, पढ़ाई इनकी बढ़िया चलेगी। 11वें घर का मालिक राहु है, इसमें मालिक नहीं, 11वें घर के अंदर बैठे हुए राहु है। 8 नंबर का जो राहु होता है वो व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन की तरफ ले जाता है और व्यक्ति को तपस्या ज़्यादा कराता है, मेहनत ज़्यादा कराता है।
वो बात की बात है कि किस विषय में इनकी रुचि होगी, अभी मैं आपको बताऊंगा। इनकी नवांश कुंडली देखते हैं तो नवांश कुंडली के अंदर चंद्रमा उसी राशि में बैठे हुए हैं जो इनकी जन्म पत्री की राशि में मीन राशि है, तो ये चंद्रमा वर्गोत्तम राशि में हो गए हैं। और इनके जो बृहस्पति ग्रह हैं वो सिंह राशि में है, सूर्य अपनी राशि में बैठ गए हैं। सूर्य अपनी राशि में बैठने के कारण से मजबूत हो गए हैं। यानी इनकमिंग जो सूर्य की महादशा आएगी, इन कंटिन्यूएशन में जब शुक्र की महादशा 2042 में एंड होगी, तो ये सूर्य की महादशा जो 6 वर्ष की जाएगी, उसके विषय में भी ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं होगी। वह समय भी इनका लाइफ का गोल्डन पीरियड होगा, निश्चित रूप से गोल्डन पीरियड होगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो बुध ग्रह बैठे हुए हैं वो 8 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। 8 नंबर की राशि में जो बुध का बैठना होता है, हालांकि बुध मजबूत नहीं है, कुंडली के अंदर सूर्य बृहस्पति जितने मजबूत है और शुक्र जितना मजबूत है उतना बुध मजबूत नहीं है, लेकिन ये रिसर्च की तरफ ले जाते हैं। व्यक्ति रिसर्च की तरफ जाएगा, निश्चित रूप से ये जातक वैज्ञानिक अनुसंधान या डॉक्टरी पेशे की तरफ जा सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान या डॉक्टरी पेशे की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ से अपन देखते हैं कि शुक्र की महादशा जो चल रही है वो कब चल रही है, मैं आपको बताऊंगा। शुक्र की महादशा 8 जनवरी 2042 तक चलेगी। 8 जनवरी 2042 के बाद 2048 तक सूर्य की महादशा चलेगी। 2048 तक ये जातक अपनी लाइफ के 37 वर्ष कंप्लीट कर चुकेंगे। वहाँ तक इनकी सर्विस नौकरी सारी लग सकती है, सारी लगेगी। इनका जितना भी सारा काम होना है वो शुक्र की महादशा में सारा अध्ययन हो जाएगा। सूर्य की महादशा में सरकारी नौकरी भी लग सकती है, डॉक्टरी पेशे की तरफ, वैज्ञानिक अनुसंधान की तरफ जा सकते हैं, केमिकल साइड के अंदर भी जा सकते हैं, किसी केमिकल फैक्ट्री के अंदर भी रिसर्च में कर सकते हैं और एज ए साइंटिस्ट काम कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी कुंडली का एनालाइज जो मैं कर रहा हूँ, इस तरह से मेरी जो समझ में बात आई, मैंने जो अपनी बुद्धि से समझ में आपको बतलाने की कोशिश की है, ये जो जातक है ये निश्चित रूप से प्रखर बुद्धि का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रमा इस जातक का जो है क्या है, चंद्रमा इस जातक का वर्गोत्तम है, तो आगे सूर्य महादशा के बाद में अगर चंद्रमा की महादशा आती है तो जातक जो होगा वहाँ भी शांत रहेंगे और अपनी माता का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इनकी जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा कुंडली के अंदर वो बैठे हैं, वो तीसरे घर में बैठे हैं, तो तीसरा घर जो उपचय भाव होता है जिसके ऊपर शनि की और सूर्य की दोनों की दृष्टि आ रही है, तो शनि की जो दृष्टि आना चंद्रमा के ऊपर जो होता है ना, इस कारण से माता का जो कई बार स्वास्थ्य होता है वो थोड़ा सा क्या है कि अप डाउन चलता है। ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट होता है, इसमें ध्यान देने के लिए। ये जो जातक है इनके क्या है कि यहाँ से मैं देखूँ आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि बृहस्पति जो होंगे ना, तो बृहस्पति अगर कृष्णमूर्ति पत्ती अप्लाई करता हूं तो तीसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 12वें भाव का सिग्निफिकेटर बनता है। तीसरा, 5वां, 9वां, 12वां भाव, तो इन भावों के रिजल्ट प्रबल देगा। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, 5वां भाव इंटेलिजेंस का है, 9वां भाव फॉरेन का है और हायर एजुकेशन, 10वां भाव अचीवमेंट का और 12वां भाव विदेश यात्रा का होता है। इस प्रकार से इनकी आती है। और इनका जो बृहस्पति है ये इनका 5वें, 6ठे, 11वें भाव का जो है उप नक्षत्रपति यानी कस्पल सबलॉर्ड बनते हैं। तो इस प्रकार से सारी बात इनकी प्लस पॉइंट में आती है। शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है और शुक्र का जो सबलॉर्ड है वो बृहस्पति है, तो शुक्र किसी भी प्रकार से इनके जीवन के अंदर परेशानी पैदा न करके जितना अचीवमेंट देना है एजुकेशन के अंदर उतना अचीवमेंट इनको 2042 तक दे देंगे। उसके बाद में नौकरी की तैयारी करेंगे। आप लोगों ने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने प्रश्नोत्तर डालिए।